नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर को है। आपको बता दें कि पहले चरण में मतदान होगा उनमें कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड़ जिले शामिल है। यानी पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में चुनाव पूरा हो जाएगा। आज हम इस विषय पर ही चर्चा करने के लिए आज जुड़े हैं आपके साथ सह और महत्व कार्यक्रम में। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं राजकोट ऑफिस से पंकज सिंह जाडेजा, जो कि हमारे संवाददाता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, सबसे पहले अगर पहले चरण की बात करें तो ये सीटें कितनी अहमियत रखती है, क्योंकि शायद 2017 का उदाहरण है हमारे पास। खास करके सौराष्ट्र की बात करें तो इस बार सौराष्ट्र के अंदर इस साल का जो चुनाव है वो खास अहमियत इसलिए भी रखता है क्योंकि 2017 में भाजपा को सिर्फ 90 सीट मिली थी। उसमें सबसे ज्यादा 28 या 30 सीट का नुकसान उनको सौराष्ट्र में हुआ था। उस समय देखिए कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन इस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर बन के बाहर आ रही है। खास करके बात करें तो पहले भाजपा की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस के साथ थी, लेकिन अब उनको आम आदमी पार्टी के साथ भी लड़ना पड़ रहा है। इसमें अगर भाजपा थोड़ी बहुत भी मिस्टेक करती है तो उनको 90 से भी कम सीट मिलने के आसार है। इसलिए तो देखिए, जब ये टिकटों का डिक्लेरेशन हुआ तब भाजपा के कम से कम 2 दर्जन ऐसे नेता है जिनकी नाराजगी सामने आई थी। उसमें भारी नाराजगी चल रही थी। इसके चलते भूपेंद्र भाई पटेल के साथ CR पाटिल को भी ये जिम्मेवारी दी गई थी कि इनको मनाया जाए, लेकिन वहां बात नहीं बनी। तो अब देखिए कि PM ने अमित शाह को दिल्ली से दौड़ाया इनको मनाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें जो असंतोष है वो असंतोष पार्टी को हार की कगार पर खड़ा कर सकते हैं, ऐसा उनको लगा। खास करके सौराष्ट्र की अगर बात करें तो सौराष्ट्र के अंदर भी ये देखिए, मोरबी के अंदर है, जामनगर के अंदर है, देवभूमि द्वारका के अंदर है भी जो उम्मीदवार थे, सिटिंग MLA थे। खास करके राजकोट के अंदर जो चारों उम्मीदवार सिटिंग MLA थे उनको पार्टी ने रिपीट नहीं किया। नाराजगी राजकोट के अंदर तो खास उभर के सामने नहीं आई, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर जो बातें चल रही थी उससे पार्टी को लगा कि ये जो आग है, विरोध की आग है, जो सामने आए तो उसको ठंडा करना आसान हो जाता है। लेकिन ये जो आग सौराष्ट्र के अंदर चल रही थी वो ज्यादातर सामने नहीं आई, लेकिन अंदर ही अंदर वो आग जल रही थी। जो अंदर आग जल रही होती है उसको पता नहीं चलता कैसे बुझाए। तो वो जो आग है वो चुनाव के दिन वोटिंग नहीं करने देती। वो जो कार्यकर्ता होते हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं चुनाव के दिन। तो ज्यादातर यही होता है कि जो सिटिंग MLA है उनके कार्यकर्ता रहेंगे। सिटिंग MLA है उनकी जो पहुंच है, जो पैठ है सभी समाजों के अंदर, क्योंकि 5 साल तक वो सिटिंग MLA रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों से जुड़े हुए थे, वो निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर वो निष्क्रिय हो जाए तो नए उम्मीदवार को जीतने के लिए बहुत काफी मुश्किल उठानी पड़ सकती है, ऐसा पार्टी को लगा। इसलिए केंद्रीय जो नेतागिरी है, जिन्हें टिकट नहीं मिला था वो खुल के सामने आ गए थे, लेकिन गुजरात में नाराजगी है जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन शायद मतों में तब्दील हो जाए। पहले चरण में देखिए सौराष्ट्र और कच्छ की 19 जिलों की 54 सीट पर चुनाव होने जा रही है, जिसमें हर बार जैसे होता है कि 2 ही पार्टी लड़ रही है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय जंग होना निश्चित है। इस बार 2017 की तरह ऐसा नहीं है कि भाई पार्टी के सामने पाटीदार और OBC जैसे आंदोलन है, लेकिन इनकम्बेंसी होने की संभावना खास पार्टी को लग रही थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। इस बार इन सभी सीटों को वापस लेने की जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जल्पा जी, 2012 और 2017 में सौराष्ट्र और कच्छ में ये जो नुकसान हुआ था उसको भरपाई करने के लिए, हालांकि उस समय सीटें कम हुई थी लेकिन भाजपा का वोटिंग शेयर जरूर बढ़ा था, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं था कि इस बार
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के वोटिंग शेयर को काट के वो जीत सके। दो चरणों में इस चुनाव जब आयोजित होते तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, जो कि आश्चर्य की बात थी कि नई नई पार्टी है, गुजरात में आई है, फिर भी उन्होंने ज्यादातर सीटों पर सबसे पहले धड़ाधड़ अपने उम्मीदवारों को घोषित करते गए। भाजपा ने वेट एंड वॉच का जो था वो अपनाया, कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया कि भाई आम आदमी पार्टी पहले कौन कौन से सीट पे कौन कौन से उम्मीदवार घोषित कर दिए, उसके बाद में हम अपना देखेंगे। भाजपा ने स्ट्रेटेजी इसलिए भी अपनाई थी कि उनको पता था कि सिटिंग एमएलए को हमने टिकट नहीं देनी है, इसलिए समय से पहले अगर विरोध जाग पड़ा तो उसको बुझाना मुश्किल होगा, इसलिए उसने लास्ट मौके पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए। फिर भी मतलब कि जहां जहां असंतोष था वो तो आग बार दिख ही रही है। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। सौराष्ट्र के अंदर तीसरी पार्टी कभी सफल नहीं हुई, इसलिए ये लोग सफल नहीं हो गए। ऐसी बहुत सी बातें ऐसे भाजपा और कांग्रेस की तरफ से चल रही थी। वो तो यही मान रही थी कि भाई गुजरात के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वादे को रेवड़ी भी बताया गया। हाँ, चुनाव के लिए लड़ने के लिए हम दो ही पार्टी जो है हम उपयुक्त है, तीसरी पार्टी की कोई जगह ही नहीं है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने जैसे जोर लगाया, शुरू में जैसे जोर लगाया जी, खास करके सौराष्ट्र की बात करें और राजकोट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस से निकले हुए इंद्रनील राज्य गुरु को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया आम आदमी पार्टी ने। राजकोट के अंदर बहुत बड़ी सभा, और फिर उन्हें शायद मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया गया तो वो फिर से कांग्रेस में भी चले गए, उन्हें टिकट भी मिल गया। जी, मेन बात यही है, उनको ये लालच दिया था कि अच्छा, इंद्रनील राज्य गुरु का क्या है कि वो पार्टी के उम्मीदवार तो थे ही थे, उनको लालच भी दिया गया था कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनेंगे। लेकिन मेन बात ये थी जो कि इंद्रनील राज्य गुरु ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में वापसी करने के बाद उसने खुलासा किया कि भाई आम आदमी पार्टी ने मेरा तो उपयोग ही किया है सिर्फ पैसों के लिए, वो मुझे फाइनेंसर मानती थी जी। और उन्होंने तो बड़ा आक्षेप ये भी किया था आम आदमी पार्टी पर कि आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवारों की सूची है वो तो कमलम से आती है। हाँ, उन्होंने वही भी आरोप लगाया कि आम आदमी की पार्टी की जो सूची है वो कमलम से आती है। लेकिन वो तो आक्षेप है जो विपक्ष करता रहता है, उसके अंदर कितनी सच्चाई है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनका कहना ये जरूर था। अब मेन बात सौराष्ट्र के अंदर ये हो गई कि इंद्रनील राज्य गुरु हट गए, राजभा झाला करके जो थे, जिन्होंने सौराष्ट्र के अंदर आम आदमी पार्टी का नाम गूंजता किया, जिसको कोई जानता नहीं था। सौराष्ट्र के अंदर आम आदमी पार्टी की कोई पैठ नहीं थी, लेकिन राजभा झाला जो कि नींव के पत्थर माने जाते हैं, उनको भी कोई खास वजूद नहीं मिला। उनको भी ये लगा कि अब पार्टी के अंदर मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरा वजूद नहीं है, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। अब देखिए सौराष्ट्र के अंदर आप जो नाम जैसे आपने लिया नाम इंद्रनील राज्य गुरु का, आपने नाम लिया राजभा झाला का, कहीं आम आदमी पार्टी ज्यादा समझदार निकली कि विजय रूपानी के साथ इनका शायद पुराना कोई नाता हो सकता है और फिर इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी को आगे जाके नुकसान हो, इसीलिए सिर्फ उनका इस्तेमाल हो गया और फिर उनको टाटा बाय बाय कर दिया गया। जी जरूर, ऐसा भी है कि देखो पॉलिटिक्स जो है वो आजकल एक बिजनेस बन गया है। पॉलिटिक्स के जरिए लोग दूसरे बिजनेस भी कर रहे हैं। उनको ये भी बात पता चली होगी कि भाई ये राजकोट और सौराष्ट्र के अंदर जो खेती की जमीन होती है, दूसरे प्लॉट वगैरह होते हैं, इसके अंदर इनकी साझा कोई भागीदारी हो सकती है, ऐसा उनको लगा। और बाद में ऐसा भी माना कि भाई इंद्रनील राजगुरु आम आदमी पार्टी से जीतने के बाद बीजेपी के अंदर शामिल हो सकते हैं या कांग्रेस के अंदर भी जा सकते हैं, तो हमारी सीट जा सकती है। बेहतर यह है कि इंद्रनील राजगुरु को टिकट ही ना दो, उनको लटका दो, उसके बदले अगर और कोई उम्मीदवार को अगर टिकट देते हैं और वो हार भी जाता है, या फिर कहीं ना कहीं 2017 वाला इतिहास भी रहा, वहां पर भी उन्होंने अपने आप ही ये घोषणा कर दी थी कि हम तो मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे उस वक्त विजय रूपानी थे तो इनके ही सामने मुझे लड़ना है। यानी वो समीकरण को देखते हुए भी पार्टी जो है वो अभी से आम आदमी पार्टी जीत गई। जी इंद्रनील राज्य गुरु विजय भाई रूपाणी के सामने जब चुनाव लड़े थे तब उसने कड़ी टक्कर दी थी, वो सबको पता है।
जी। इस बार जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो सब नए हैं, वो अभी जी। हमको पता चला, लेकिन पार्टी को तो पहले से पता था कि जो सिटिंग एमएलए हैं राजकोट के 4, उसमें से किसी को टिकट नहीं देनी है। जी। तो वो इंद्रनील राज्य गुरु का सामना कैसे कर सकते हैं वो भी उन्होंने देखा। तो हो सकता है कि बीजेपी ने कोई ऐसी चाल चल के इंद्रनील राज्य गुरु को आम आदमी पार्टी से निकलवा दिया हो। बातें तो ऐसी भी चल रही है राजकीय गलियारों के अंदर कि इंद्रनील राज्य गुरु को आम आदमी पार्टी लेकिन से गोपाल इटालिया का तो ये कहना है कि उन्हें कोई मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, और दूसरी वो कोई 15 टिकटों की डिमांड कर रहे थे, इसीलिए वो सेट नहीं हो पाया। हाँ, 15 टिकटों की डिमांड की बात ऐसी है कि उन्होंने जरूर कहा था ऐसा कि 15 टिकटों की डिमांड, मैं जो सीट पे चाहूं वहां वो कैंडिडेट खड़ा रहे। लेकिन खास बात यह है कि सब जानते हैं, उन्होंने खुद ने बताया कि आम आदमी पार्टी में टिकट बिकती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसको 15 टिकट चाहिए थे तो क्या 15 टिकट हासिल करके उनको खुद को टिकट बेचनी थी? यही बात हो गई ना फिर तो। जी। वो खुद बोल रहे हैं ना आम आदमी पार्टी से निकलने के बाद जी कि यहाँ टिकट हाँ, बिकती है। कांग्रेस तो की ओर से भी ये स्टेटमेंट आया था कि 15 टिकट, यानी ये तो ये बोल रहे थे कि आप ये स्ट्रांग उम्मीदवार है, अगर इन्हें खड़ा करोगे तो भाजपा को टफ फाइट मिल सकती है, लेकिन वो करना नहीं था। और हालांकि ये अलग बात है, राजनीति में कभी ये सच्चाई सामने नहीं आती कि किसके आक्षेप है उसमें ज्यादा सच्चाई थी या किसके आक्षेप थे वो सिर्फ आक्षेप ही थे। राजनीति में आक्षेप लगाना बहुत एक सेकंड की बात होती है। आक्षेप लगा दिया, बाद में मुकर भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और साथ में बैठ के हमने तो देखा हुआ भी है बहुत जगह कि पूरे दिन पर एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हुए दो कैंडिडेट, एक ही सीट के दो कैंडिडेट शाम को कोई ज्ञाति के फंक्शन के अंदर एक साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। लोग उसे देखते भी है, अखबार में उसके फोटो भी वायरल होते हैं, तो लोग उसका मतलब भी निकाल लेते हैं। ये सब दिखावा होता है इन लोगों का। जी बिल्कुल। अगर दूसरी अगर हम अहम सीट की चर्चा करें तो एक मोरबी, शायद इसीलिए भी क्योंकि अभी इसने सुर्खियां बटोरी, क्योंकि एक जो दुखद हादसा हुआ मोरबी पुल हादसा, तो वहां पर देखा गया कि जो कांग्रेस से आए हुए थे ब्रिजेश मेरजा, वो पुल हादसे के बाद उनकी टिकट कट गई, और कांतिलाल अमृतिया जो कि लोगों की मदद करने गए थे उनको भाजपा ने टिकट दे दिया, शायद इसीलिए कि लोगों की नाराजगी ना उन्हें उठानी पड़े। देखिए जल्पा जी, मोरबी में देखने को तो हमें लगता है एक ही हादसा हुआ जो पुल का हुआ, लेकिन दरअसल देखा जाए तो वो दो हादसे हुए थे। एक पहला हादसा तो जो 135 से ज्यादा लोग मारे गए, वो पुल हादसा हुआ था। और दूसरा हादसा ये हुआ, पुल हादसे के अंदर जितने लोग बच गए, जितने लोग मारे भी गए, लेकिन पुल हादसे के बाद जो नहीं बचे और डूब गए वो है ब्रिजेश मेहरजा, और जो तैर के निकल आए वो है कांति अमृतिया जी। हाँ, वो तैर के निकल आए। उन्होंने जैसे हादसा हुआ, कांति अमृतिया ने दिखाया कि भाई वो लोगों को बचाने के लिए जा रहे हैं, ट्यूब के अंदर बैठ के जा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाया, उसकी मार्केटिंग हुई, बहुत जबरदस्त मार्केटिंग हुई। कांति अमृतिया को इस काम के बाद पीएम ऑफिस से भी फोन आया था कि आपने अच्छा काम किया। तभी से यहाँ तो लोग मानने लगे थे कि इस बार ब्रिजेश मेहरजा का टिकट कट जाएगा और कांति अमृतिया को टिकट मिल जाएगा, और वाकई में यही हुआ। और हालांकि एक खास बात यह भी देखी गई है कि कांग्रेस से आए हुए भाजपा के जो अभिनेता है, वो पहले जो कांग्रेस में थे अभी भाजपा में आए, उसमें एक आप देख लीजिए कुंवर जी बावड़िया जी, इसको एक दो ऐसे कैंडिडेट को छोड़ के बाकी किसी को रिपीट नहीं किया जो कांग्रेस से आए होते। इसके बदले क्या किया कि कांग्रेस में से इस बार जो आए हुए हैं उनको टिकट दिया। जैसे कि हार्दिक पटेल की बात सबसे जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस से आए, तो वहां महसाणा में वो जहां खड़े हुए हैं वहां देखिए भाजपा के कार्यकर्ताओं का छुपा आक्रोश अभी देखने को मिल रहा है। जी, यानी हो सकता है कि जैसे अल्पेश ठाकोर को सबक सिखाया था लोगों ने, ऐसा शायद यहाँ पर हार्दिक पटेल के साथ भी हो जाए। बिल्कुल 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 हो सकता है। और वो पार्टी, ऐसा मैं नहीं कहता कि पार्टी खुद ऐसा चाहती है कि भाई मेरा कैंडिडेट हार जाए, लेकिन जो कार्यकर्ता है, उस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कार्यकर्ता है, वो तो ऐसा जरूर चाहेगा कि आज तक हमने जिस नेताओं के साथ रैलियां की, कुर्सियां बिछाई, दरिया बिछाई, उस नेता जो कि टिकट के लायक था उनको छोड़ के बाहर से जो पैराशूट से आया हुआ जो है,
बिल्कुल, जिसको आज तक हम गालियां देते रहे हैं, जिसके खिलाफ हम बोलते रहे हैं, जिसके खिलाफ हम और आज उसी के लिए प्रचार करने उस कैंडिडेट को जिताने के लिए, हाँ, उस कैंडिडेट को जिताने के लिए हमें उसके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। तो सामान्य तौर पर वो देखने को तो सब काम करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे शिस्तबद्ध पार्टी मानी जाती है, काम तो करते रहते हैं, लेकिन अंदरूनी बात ये होती है कि इसको कैसे हराना है जी। तो हो सकता है कि वे हार्दिक पटेल ऐसे भी हार जाए जी। कुंवर जी, बावलिया की अगर हम बात करें, जैसे उनको टिकट मिला जसदन से, लेकिन क्या लगता है कि ये बार जनता उन पर भरोसा करेगी? चलो पिछली बार तो भले ही वो फिर जीत आए हो, लेकिन कब तक? कुंवर जी भाई, बावलिया की बात ऐसी है कि पिछली बार जब उसने कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी से आके चुनाव लड़ा था, तब उसने जीता था, बहुत मुश्किल से जीता था। उस समय कांग्रेस के प्रचार में कांग्रेस की नेतागिरी ने नवजोत सिंह सिद्धू को भी वहां उतार दिया था जसदन के अंदर। उसके सामने भाजपा ने एक ही सीट जीतने के लिए खर्चा भी बहुत किया था, उसकी पूरी टीम वहां लगा दी थी, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं भी हुई थी, गांवों के अंदर भी बहुत खर्चा किया था, हमने खुद ने देखा हुआ है। लेकिन जीतने के बाद कुंवर जी भाई बावलिया ने ऐसा जसदन के अंदर खास कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज वहां के जो वोटर है उसके अंदर उसको नाराजगी चल रही है। जो कि एक बात तो ऐसी भी सामने आई है कि भाजपा ने वहां पर एक सर्वे भी कराया था, छुपा सर्वे भी कराया था कि इस बार कुंवर जी भाई बावलिया के जीतने के आसार कैसे हैं। वो करीब करीब थे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको, वहां ज्यादा मेहनत करेंगे भी तब जाके वहां कुंवर जी भाई बावलिया इस बार हो सकता है कि बहुत कम मार्जिन से जीत सके। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, क्योंकि उन्होंने अपना उम्मीदवार का जो चेहरा है वो घोषित कर दिया है, ईसूदान गढ़वी, जो भी खंभालिया से इस वक्त मैदान में है, क्या लगता है? क्योंकि उनके सामने तो कहीं ना कहीं विक्रम माडम भी है। अगर कांग्रेस की बात करें, भाजपा की तो अभी हम मुलू भाई बेरा की बात ही नहीं कर रहे, लेकिन अगर विक्रम माडम और ईसूदान की बात करें तो ऐसा है कि ईसूदान गढ़वी इस समय सौराष्ट्र के अंदर आम आदमी पार्टी का एकमात्र चेहरा रह गया है। अभी आम आदमी पार्टी के पास स्टार प्रचारक गोपाल इटालिया ले लो, चाहे पास के कोई जो पुराने हैं, वो सभी को उसने सूरत की तरफ, साउथ गुजरात के अंदर उन्होंने टिकट दिए। अब जहां उसको टिकट मिली है वहां अपनी सीट छोड़ के वो सौराष्ट्र के अंदर तो बार बार आ नहीं सकेंगे प्रचार के लिए, सिर्फ ईसूदान ही बच गए। ईसूदान गढ़वी को भी पहले तो द्वारका से टिकट दिलाने की बात हो रही थी, लेकिन वहां देखा कि वहां भाजपा का कैंडिडेट जो है वो तो सर्वे भी कराया आम आदमी पार्टी ने, उनको पता चला कि यहाँ तो भी मुश्किल हो रही है, इसलिए जो अपना नेटिव प्लेस है वहां जाम खंभालिया से उन्होंने मतलब कि फॉर्म भरा। विक्रम माडम जो है वो वहां पहले से पैठ बनाए हुए है, लेकिन ईसूदान मेरा नेटिव प्लेस है और मैं यहाँ जीत जाऊंगा, किसानों के भरोसे में जीत जाऊंगा। आहिर कम्युनिटी है, एक सथवारा कम्युनिटी है जिसके वोट सबसे ज्यादा है, जो ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी समाज का वोट का गणित लगाकर ईसूदान ने वहां से पर्चा अपना भरा है। लेकिन विक्रम माडम की पहले से वहां पहुंचे, ईसूदान गढ़वी को अगर वहां से जीतना है तो सौराष्ट्र के अंदर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हर एक सीटों के अंदर वो प्रचार करने वहां से बाहर ज्यादा देर निकल नहीं पाएंगे। अगर वहां से वो ज्यादा देर बाहर रहे तो ईसूदान गढ़वी को भी वहां से जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस को दोनों को पता है कि आम आदमी पार्टी ने ईसूदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। अगर उसको ही हरा देते हैं तो समझो कि लोगों के अंदर एक मैसेज वो कन्वर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री का आम आदमी का चेहरा था, जो आम आदमी पार्टी मान रही थी कि वो सबसे लोकप्रिय है, सब लोग उसको चाहते हैं, सब उसकी बात मानते हैं। एक समय वो मीडिया कर्मी भी रह चुके हैं, तो पैठ भी लोगों के अंदर अच्छी है, खास करके किसानों के सवाल बहुत उठाते थे। लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो आने वाले सालों के, खासकर 2024 की भी अगर बात करें हम, लोकसभा चुनाव जो आने वाले, उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं रह जाएगा अगर ईसूदान गढ़वी को वो वहां से हराते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही खास कोशिश करेगी, खास जोर लगाएगी कि वहां से ईसूदान गढ़वी हार जाए। तो इसलिए ईसूदान गढ़वी, चाहे ऐसी बात नहीं है खंभालिया से,
कोई भी जगह से अगर वो खड़े रहते तो भी बीजेपी और कांग्रेस जरूर इतना जोर लगाती कि वो हार जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उसको गुजरात का मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित कर दिया था। जाहिर सी बात है, जिसको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अगर घोषित करते हैं और वो ही हार जाता है, तो आने वाले दिनों में आने वाले और चुनावों में उसकी इफेक्ट तो होगी ही होगी। इसलिए ईशुदान गढ़वी के लिए लोग मानते हैं यहाँ कि बहुत मुश्किल होने वाला है। जी, अगर भाजपा की बात करें, ऐसे तो भाजपा मानी के लिए कहा जाता है कि जो भी हाई कमांड से एक बार निर्णय ले लिया, फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो बदला नहीं जाता। लेकिन अगर हम वडभान सीट की बात करें तो वहां तो भाजपा को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। वहां एक बात ऐसी भी सामने आ रही है कि जो उम्मीदवार थी महिला, उन्होंने खुद ऐसा डिक्लेयर किया कि मैं ये चुनाव लड़ना, जी, जैसे कि नितिन पटेल और अन्य मंत्रियों से करवाया गया या उन्होंने किया। हाँ, नहीं, उम्मीदवार ने तो मीडिया में ऐसा खुद घोषित किया कि मैं लड़ना नहीं चाहती। हालांकि लोगों को भरोसा नहीं हुआ, लोग आश्चर्यचकित थे कि बीजेपी की टिकट के लिए तो लोग कैंपेन करते हैं, दंडवंत भी कर ले और ये मना कर जी। और इनको अगर टिकट मिला है, सामने से पार्टी ने दिया है, तो सामने से ये मना कर रही है कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं कोई दबाव जरूर रहा होगा। इसलिए बीजेपी को ये कैंडिडेट चेंज करना पड़ा। एक ज्ञातिगत समीकरण भी था वहां, इसलिए भी हो सकता है कि उम्मीदवार उसको चेंज करना पड़ा। लेकिन एक दो किस्से को छोड़कर ज्यादातर तो हाई कमांड ने जो तय किया है वही लोग मानते हैं बीजेपी के अंदर, कम से कम। जी, अगर इसके अलावा बात करें हम भगवान बारड़ की, जो कि तलाला से उन्हें सीट मिली, मतलब आज वो ज्वाइन हुए बीजेपी में और दूसरे दिन बीजेपी ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट भी दे दी। जी, मतलब नई बात तो यही है कि बीजेपी के अंदर पैरासूट जो उम्मीदवार है जी, उनको लाया जाता है। वो अब बीजेपी के जो सन्निष्ठ कार्यकर्ता है उनको अखर रहा है, और स्वाभाविक से बात है, अखरेगा। वर्षों से अगर बीजेपी की वो सेवा कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, अच्छा खर्चा भी कर रहे हैं, कोई निजी खर्चा, और अचानक रातों रात चुनाव के टाइम पर अगर कोई पैरासूट उम्मीदवार वहां आ जाता है तो विरोध तो होना स्वाभाविक है। अगर 5 साल टिकट की लालसा में कमान का ऑर्डर है जी, पार्टी के लिए सेवा कोई और करे और फिर पता चलता है कि हम जिसे गालियां दे रहे थे अब वही हमारे बॉस है। जी, मतलब हर एक कार्यकर्ताओं को देखिए, ये पॉलिटिक्स ऐसा है कि अगर कोई ऐसा बोले कि मैं पॉलिटिक्स में सेवा करने आया हूं तो वो बात गलत है। पहले जैसे पॉलिटिक्स रही नहीं अभी सब लोग ज्यादा, कम से कम कौन उम्मीदवार ऐसा होगा और कौन कार्यकर्ता ऐसा होगा कि जो ये चाहे कि मैं उम्र भर कार्यकर्ता बन के ही फिरता रहूं। उसको छोटे बड़े कोई ना कोई होते की जरूर बिल्कुल पद की लालसा चाहत होती है। जी बिल्कुल, हाँ, और जो ज्यादा भागदौड़ करता है उनकी चाहत बड़ी होती है। अच्छा, वो लॉबिंग भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं, हर एक कार्यकर्ताओं को वो संभालते भी है ना। तो ऐसे में लास्ट मौके पर अगर उसको पता चले कि भाई यहाँ तो पैरासूट उम्मीदवार आ रहा है, अच्छा जो नेता टिकट का दावेदार है उसको पैरासूट उम्मीदवार के पीछे पीछे घूमना पड़े, वो भी कहीं ना कहीं उसके अहम के लिए, उसका अहम का टकराव हो जाता है, उसका ईगो हर्ट होता है। देखने के लिए तो वो काम करता होता है पैराशूट उम्मीदवार के लिए, लेकिन अंदरूनी में वो ज्यादा मेहनत नहीं करता। हालांकि ये बात अलग है कि भाजपा को ये सब बातें भी पता है, इसलिए वो पैराशूट उम्मीदवार के पीछे भी ऐसी मेहनत करते हैं ताकि जो भाजपा के सन्निष्ठ कार्यकर्ता है, जो टिकट के दावेदार उम्मीदवार थे, वो भी उसको हरा ना सके। जी 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 बिल्कुल, और इसीलिए समय लगता है और फिर गुजरात के दौरे भी बढ़ जाते हैं दिल्ली से, यही सब मैनेज करने के लिए। वैसे अगर कांग्रेस की बात करें तो परेश धानानी है, विरजी ठुम्मर है, कई ऐसे नेता जिनके लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल होगा अब 2022 में फिर एक बार जीत कर आना। जी, खास करके कांग्रेस के लिए जलपा जी, आपने देखा होगा कि इस बार कांग्रेस का जो प्रचार अभियान है, जो पिछले चुनाव में था ऐसा नहीं है। पिछले चुनाव में वो एक भी मौका ऐसा नहीं गवाते थे कि उन्होंने
मोदी जी को गाली ना दी हो, बीजेपी के जो अच्छे काम है उसको भी बुरा दिखाने की कोशिश ना की हो। खास करके मोदी पर वो कांग्रेस हमेशा हमलावर रहती थी, लेकिन इस बार उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनी बदल दी। उनको पता चल गया कि भाई जीतना है तो बीजेपी से लड़ना होगा, नहीं कि मोदी से। मोदी को जितनी गाली देंगे, मोदी के लिए जितना भला बुरा बोलेंगे, तो उन्होंने देख लिया कि हम हारते ही हारते हैं। इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की खास करके जो स्ट्रेटेजी इस बार रही है, जिसका जिक्र भी पीएम मोदी ने किया था गुजरात की अपनी इस बार की जो पहली रैली में, चुनावी रैली में, कि कांग्रेस इस बार सुसुप्त है, सावधान कर दिया था अपने कार्यकर्ताओं का कि ऐसा मत समझिए कि कांग्रेस कहीं नहीं है। जी, सावधान कर दिया था कि वो गांवों के अंदर जाके, जैसे बोलते, चौपाल लगा रहे हैं। परेश धानाणी से लेके राजूला देख लो आप, उस तरफ के जो है वो जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, वो ऐसे नेता हैं कि जो चुनाव जीतने की गारंटी देते हैं। वो नेता ही काफी है, उसको कोई बैनर की जरूरत नहीं है। जैसे आप समझे कि जो भी नेता कांग्रेस के जिन्होंने रिपीट किया है, कांग्रेस ने जिनको रिपीट किया है, तो सिर्फ नाम ही काफी है जी। उनको ना कांग्रेस के बैनर की जरूरत है, ना आम आदमी पार्टी के बैनर की जरूरत है। हालांकि उन्होंने वहां काम लोगों के साथ उनका जुड़ाव है, जीत भी रहे हैं और आक्रामक नेता भी रहे हैं। ये सब नेताओं को पता। और ये जो जितनी भी सीट है, वो समझिए कि वो कंफर्म है, कांग्रेस की जीतने की कंफर्म सीट है, जिसके अंदर आप देखिए, मैं आपको बताऊं जी, भाजपा की 2 दर्जन सीट ऐसी है जिसके ऊपर विरोध है। भाजपा की 2 दर्जन सीट है जिसके ऊपर विरोध है, आंतरिक विरोध है, जिसमें आप देखें तो नांदोद हो गई, पादरा हो गई, करजण हो गया, केशोद, जूनागढ़, बड़ोदरा, राजपीपला हो गया, बीजापुर, ईडर, महसाणा जैसी सीटें जिस पर विरोध चल रहा है। विरमगाम में तो हार्दिक पटेल के वर्सेस ऑल ओवर हो गए हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। जामनगर से हकुबा जाडेजा का विरोध था, लेकिन उनको इंचार्ज बनाकर, तीनों सीटों का इंचार्ज बनाकर उसको मना लिया गया जी। दूसरी बात मैं आपको एक ये भी बता देता हूं, वाघोड़िया, करजण और पादरा के सिटिंग एमएलए जो है उसके अंदर भी नाराजगी है। उम्मीदवार के नामांकन के लिए सीएम को खुद वहां साथ में जाना पड़ा। जैसे कि भूपेंद्र पटेल कच्छ में गए हुए वहां के उम्मीदवार के साथ नामांकन के लिए। अहमदाबाद के अंदर यूपी के डेप्यूटी सीएम को जाना पड़ा। गोवर्धन झड़पिया है, वो गारियाधार में गए उम्मीदवार का नामांकन पत्र भरने के लिए साथ में। परसोत्तम रूपाला लाठी में जाना पड़ा उसको उम्मीदवार के नामांकन के लिए। तो 17 नवंबर को जब तक नामांकन वापस लेने की जो अंतिम तारीख है, तब तक ये असमंजस बना रहेगा बिल्कुल कि कौन सा उम्मीदवार नामांकन वापस खींच सकता है। बिल्कुल। जैसे राजकोट की बात करें तो एक बात मैं आपको जलपा जी बता दूं कि यहां पर जो वसराम सागठिया है, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है राजकोट के अंदर से एक सीट से, जो कि इंद्रनील राज्यगुरु के साथ ही आम आदमी पार्टी में जुड़े थे जी। एक बात ऐसी भी चल रही है जो चौंकाने वाली है कि 17 तारीख को जब नामांकन खींचने की अंतिम तारीख और अंतिम समय होगा, उस समय वो अपना नामांकन वापस खींच लेंगे, ऐसी एक बात चल रही है जी। कंफर्म हम नहीं कह सकते, बात ऐसी एक चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंद्रनील राज्यगुरु से जुड़े हुए हैं, पहले से ऐसे जुड़े हुए हैं। हालांकि इंद्रनील ने आम आदमी पार्टी का अगर मोरल डाउन करना है तो कुछ ऐसे उदाहरण भी देने पड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो ये जंग ऐसी है 2022 की कि सत्ता मिले तो ठीक है, लेकिन विपक्ष का पद कायम रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाजपा के बाद जो कांग्रेस का नाम लिया जाता है वो नाम के बदले अब आम आदमी पार्टी का नाम आ जाए। यानी ये जंग है कांग्रेस के लिए। जी आम आदमी पार्टी की जैसे समझो इस चुनाव के अंदर गुजरात में एंट्री हुई थी, तो बीजेपी के बाद वो दूसरे नंबर के पार्टी के तौर पर उभर के आगे आएगी, ऐसा ही सब लोग मानते थे जी। लेकिन कांग्रेस ने जो अपने उम्मीदवार रिपीट कर दिए, बिल्कुल
जो पहले माना जाता था कि वहां नए कैंडिडेट उतारेगी, उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया के जो पुराने वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पर वायरल किए गए, खास करके जो हिंदुत्व का जो मुद्दा था जी, वो उसके अंदर आम आदमी पार्टी मार खा गई जी। अब देखिए, शुरू के अंदर जब 20-25 दिन पहले, 30 दिन पहले अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, मनीष सिसोदिया जैसे दिल्ली से नेता, पंजाब से नेता यहाँ प्रचार और प्रसार के लिए आते थे। बहुत रैलियां भी निकाली, छोटे छोटे गांव में, शहरों में भी रैलियां निकाली। तब तो ऐसा एक माहौल ही बन गया था कि भाई आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी जी। लेकिन अब कांग्रेस ने वापसी की है। अभी का जो राइट नाउ जो माहौल देखने को मिलता है उसमें लगता है कांग्रेस ने वापसी की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ गई है। अभी थोड़े दिनों पहले भगवत मान की सौराष्ट्र के अंदर एक रैली थी, उसके अंदर उन्होंने देखा कि भाई कोई आदमी नहीं आया, तो यकीन मानिए होटल से बाहर ही नहीं आए। उन्होंने देख लिया कि इस एरिया के अंदर तो हमारी कोई पैठ ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है। मेन बात यह रही कि आम आदमी पार्टी का जो स्पॉन्सर था, जो कि लोग मानते हैं इंद्रनील राज्य गुरु थे, उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया। राजपा जाला थे जो नींव के पत्थर थे आम आदमी पार्टी के राजकोट के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर, उन्होंने भी अपना नाम ले लिया, हाथ अपना खींच लिया वापस। आम आदमी पार्टी को ऐसे जो नेता है, और एक बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर आज जो भी उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं पास्ट में या तो भाजपा के कार्य कर रहे हैं या कांग्रेस के कार्य कर रह चुके हैं जी। उनका खुद का तो कोई ऐसा था ही नहीं बैकग्राउंड यहाँ कि जो कह सके कि भाई हम आम आदमी पार्टी के ही नेता यानी भाजपा या कांग्रेस से जो भी नाराज है या जीने लगा कि हमें यहाँ से टिकट नहीं मिलेगी तो चलो नई पार्टी है, वहां तो इतने प्रयास भी नहीं करने पड़ेंगे, वहीं चले चलते हैं। वही बात है। और जी हाँ, वही बात है। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को तो टोटली सीट पर उम्मीदवार खड़े करने थे, गुजरात की तमाम सीट पर उम्मीदवार खड़े करने थे। उन्होंने इतना होमवर्क नहीं किया है। मेन जो सीट थी वहां पर होमवर्क किया, ज्यादातर होमवर्क नहीं किया है। जहां पर जो दावेदारी जो सीट की ज्यादा थी, जो उम्मीदवार ज्यादा पैसा खर्च कर सकता था जी, वही लोगों को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है जी। अभी या फिर भाजपा शायद इसीलिए कॉन्फिडेंस से कहती है कि कुछ सीटों पर जो निर्दलीय उम्मीदवार पहले खड़े कराए जाते थे वो अब नहीं करने पड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के आने से मतों का विभाजन ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, मतलब वही बात होगी कि अभी वो उम्मीदवार निर्दलीय नहीं माने जाएंगे, कोई पार्टी के उम्मीदवार जी, कोई पार्टी के माने जाएंगे, लेकिन जो विपक्ष के मत है यानी कि सत्ता के सामने जो सत्ता से थोड़े नाराज है उनके मतों का विभाजन हो जाएगा। हाँ, दोनों जो मेन पार्टी थी वो एक दूसरे के मत को तोड़ने के लिए अपक्ष उम्मीदवार को, जो निर्दलीय उम्मीदवार है, उसको खड़ा करती थी। लेकिन इस बार इसकी जरूरत नहीं है, वो एक पार्टी के रूप में आ गए हैं। अभी वो पता नहीं है उनको कि ये बीजेपी के वोट तोड़ेगी या कांग्रेस के वोट तोड़ेगी। वोट तोड़ेगी जरूर, ये बात है। लेकिन वो जो कोई भी पार्टी की तरफ से पहले के टाइम में जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए जाते थे वो ज्ञातिगत समीकरण के आधार पर होते थे। जैसे लोहाना समाज हो गया, राजपूत समाज हो गया, कोली समाज हो गया, रबारी हो गया, भरवाड़ समाज हो गया। ऐसे कैंडिडेट को उस एरिया में खड़ा कर देते थे कि जहां उनका वोट शेयर ज्यादा हो, ताकि वो जो वोट शेयर बीजेपी को मिलता था वो ना मिले। कांग्रेस भी ऐसा ही करती थी जी, बिल्कुल कांग्रेस भी ऐसा ही करती थी। जो और बीजेपी ऐसे और कांग्रेस ही थी जो खाम थियरी लेकर आई थी गुजरात में, खाम की थियरी जो आई थी। जी 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 जी, बिल्कुल। लेकिन और अभी ध्यान तो शायद कांग्रेस का उन सीटों पर भी है कि जहां पर 2017 में बहुत ही कुछ नजीबी मार्जिन से कांग्रेस हार गई थी। जैसे महुआ की बात कर ले, बारडोली की बात कर ले, वराछा है, सूरत पूर्व है। जो कम मार्जिन से हारी थी सीटें, उसमें बीजेपी अभी ज्यादा ध्यान दे रही है। उनको पता है कि जब दो ही पार्टी लड़ने वाली थी तो इतने कम वोट से आ रहे थे, अब तो तीसरी पार्टी भी आ गई, पता नहीं वो किसका वोट तोड़ेगी। और खास करके इस बार सूरत के अंदर आप देखिए तो पाटीदार अनामत आंदोलन के बाद जो नेता निकले थे आम आदमी पार्टी ने, वही बनाए हैं। देखने को तो ऐसा कहा जाता है कि सूरत है, सूरती लाला है, लेकिन ज्यादातर वहां वोट शेयर है वो सौराष्ट्र से गए हुए लोगों का है, जो रत्न कलाकार है।
सौराष्ट्र से जुड़े हुए लोगों का वहां वोट शेयर ज्यादा है सूरत के अंदर और सूरत के आसपास भी। सूरत के अंदर पास के जितने भी मतलब कि नेता थे उनको वहां खड़ा कर दिया है। बीजेपी आश्वस्त है क्योंकि उनको पिछले चुनाव में सौराष्ट्र से ज्यादा नुकसान सहना पड़ा था, तो वहां वो इस हिसाब से ध्यान दे रही है। सूरत में, सौराष्ट्र में वो इस हिसाब से मेहनत कर रही है कि पिछले चुनाव में यहां जितनी सीट का नुकसान हुआ था उतनी सीट का ना हो, लेकिन अगर उससे आधी सीट का भी नुकसान होगा तो वो सत्ता के सिंहासन से दूर हो ही जाएगी। क्योंकि सूरत, बड़ोदरा साइड में, साउथ गुजरात के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ने की उम्मीद है, उनको ऐसा लग रहा है। तो रह गया सौराष्ट्र की 30 सीट जो ऐसी है कि जो इस बार बीजेपी उसके ऊपर दाव लगा रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 30 सीटें जो है वो सौराष्ट्र की, अगर उसमें से वो जितनी ज्यादा सीटें जीत लेगी उतनी आम आदमी पार्टी अगर दूसरे कोई क्षेत्र से भी 2, 4, 5 सीटें ज्यादा जीत ले तो वो मुख्य विपक्ष के दावेदार नहीं बन सकती। मुख्य विपक्ष के दावेदार अगर आम आदमी पार्टी बन गई तो आगे चल के वो बीजेपी को 5 साल तक नाक में दम करके रख देगी। ये नोट करके रखने वाली बात है। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से कमलम तक उन्होंने चढ़ाई करने का साहस दिखाया था आम आदमी पार्टी ने, वहीं पता चल गया था कि अगर ये विरोध पक्ष में हुई तो क्या होगा। हाँ, मतलब पहले से उनकी स्ट्रेटेजी रही है कि जो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध अब तक जो था वो लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो मिला जुला विरोध है। कोई भी जगह आप गुजरात में देख लो, पिछले सालों के बीजेपी के जो चुनाव का शासन अपना शासन काल है बीजेपी का, उसमें देखो कांग्रेस के जितने भी आंदोलन हुए वो मात्र दिखावे के तौर पर थे। लोग आए, नेता आए, एक चौक पे चौराहे पे इकट्ठे हो गए, पुलिस के साथ उसकी हाथापाई हो गई, फोटो खिंचवा लिए, आराम से गाड़ी में पुलिस के बैठ के चले गए, पुलिस स्टेशन जाके चाय पानी पी के वहां। आप जो कह रहे हो शायद वो शब्द हार्दिक पटेल ने भी कहा था कि गांधीनगर आंदोलन चल रहा था, मैंने कहा थोड़ा आगे चलते हैं, तो मुझे बोला नहीं यहाँ पर सेटिंग है, यहाँ पर आगे पुलिस वान में बैठ जाना है। ये हार्दिक पटेल के शब्द। वही हार्दिक पटेल आज बीजेपी में है, ये तो जी वही हार्दिक पटेल आज बीजेपी में, लेकिन और बीजेपी में आकर ही उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी जो आम आदमी पार्टी जो विरोध करती है मुद्दों का विरोध करती है। और कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस में ऐसा है ना कि नेता बहुत ज्यादा है। कोई भी एक जगह आप ले लीजिए, कोई भी एक सीट ले लीजिए, वहां 4, 5, 7 नेता है, 4, 5, 7 नेता है तो 4, 5, 7 गुट है। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी नई है तो उसमें ज्यादा नेता नहीं है जी। उसका जो कमांड है आम आदमी पार्टी का वो ज्यादातर दिल्ली से आएगा, केजरीवाल जी जो कहेंगे वही होगा। कांग्रेस के अंदर स्टेट लेवल पे अंदर तो इतने नेता है ही है, उनको ये भी नहीं पता है कि भाई सेंट्रल लेवल से किसका कमांड मानना है। वहां भी कमांड देने वाला कोई नहीं था, किसका कमांड माने, इसलिए उसके जो आंदोलन की धार होनी चाहिए वो नहीं थी। बीजेपी इसी बात से तो डर रही है, इसी बात से डर रही है जी। और अब तो परिवारवाद का मुद्दा भी खतरे में है बीजेपी के लिए, क्योंकि गैर गांधी है वो तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए खड़गे कांग्रेस के, यानी वो वाला मुद्दा तो अभी चला गया जी। परिवारवाद की बात तो बीजेपी जो करती है वो सिर्फ कांग्रेस के लिए और गांधी परिवार के लिए ही करती है। बाकी बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे ऐसा नेता है जो परिवारवाद में मानते हैं जी, वर्षों से। और मोहन सिंह राठवा की बात करें या फिर दूसरे कई नेता, वो भी तो पुत्र प्रेम में ही तो आए भाजपा में, और भाजपा ने परिवारवाद को गले भी लगाया। मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये जो राजनीति वो दिखावे की होती है, लेकिन लोग अब समझ रहे हैं, रहे हैं। पहले से मीडिया था, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया आया है वो मीडिया के पैरेलल चल रहा है, वो भी इतना पावरफुल। लोग अपना जो मत होता है वो व्यक्त कर लेते हैं, विचार का जो आदान प्रदान है, जो कम्युनिकेशन लोगों के बीच में होना चाहिए वो बढ़ गया है। पहले मीडिया और वाचक या दर्शक उसके बीच में कम्युनिकेशन होता था। आजकल क्या है कि आदमियों के बीच में, यूं कहे तो एक दूसरे वोटरों के बीच में, मतदाताओं के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, लोग जो समझ रहे हैं वो खुलेआम दिखाते हैं, दर्शाते हैं। लोगों को पता है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो,
दिखावे की बात और करने की बात सभी पार्टियों की अलग अलग है, सब जानते हैं और मानते हैं। इसीलिए ये जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए तो अहम है ही है। खास करके जैसे मैंने आपको बताया कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, आम आदमी पार्टी को विपक्ष के तौर पर भले 8, 10, 12 सीटें जीत जाए, उससे ज्यादा नहीं। ये अभी की गणना है, ये गणना अभी की है। 8, 10, 12 सीटें जो मैं जो बात कर रहा हूँ वो गणना और जो कयास है वो अभी का है। बिल्कुल। जैसे कि सबको पता है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे भी बढ़ जाएंगे, अमित शाह के दौरे बढ़ जाएंगे, उसकी सभा बढ़ जाएगी। और सब लोग जानते हैं कि पीएम मोदी की 1 या 2 सभा से वो पूरा चित्र पलट कर देते हैं। बिल्कुल, पूरा चित्र चेंज कर देते हैं। और अरविंद केजरीवाल की मजबूरी ये है कि दिल्ली के एमसीडी के चुनाव भी गुजरात के चुनाव के साथ ही है, वो दिल्ली को देखे या गुजरात में जाए। अगर यहाँ आते हैं तो वहां का काम लटक जाता है। जी बिल्कुल। वो उनको 2 घोड़े पे सवारी करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल। इसलिए हो सकता है कि अभी जितनी ऐसी सिचुएशन शायद भाजपा की ना हो, इसीलिए हिमाचल प्रदेश 12 नवंबर को ही चुनाव हो गए और अब समय है बीजेपी के लिए कि अब गुजरात पर फोकस करो। वो कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए पूरा ये तो मोरबी की दुर्घटना होगी, इसलिए 2 या 3 दिन बाद चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। नहीं तो संडे को ये मोरबी की दुर्घटना हुए, सोमवार को चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाना था। जी, सोमवार को चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाना था, मोरबी की दुर्घटना के दूसरे दिन। उस समय पीएम मोदी यहाँ गुजरात के अंदर ही थे, 3 दिन के प्रवास पे थे। लेकिन मोरबी की दुर्घटना के कारण ये तो टल गई बात और इसी से सारा गणित गड़बड़ा गया, सभी पार्टियों का गणित वो हो गया। जी बिल्कुल। मोरबी की घटना को कौन सी पार्टी किस तरीके से ले, कैसे ले, किसके साथ चले। अभी देखिए, मोरबी की दुर्घटना का जिम्मेवार जो माना जाता है वो ऑरपेट के मालिक जयसुख पटेल, वो अभी हाथ में नहीं आए हैं, वो फरार बताए जाते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि एक इतना बड़ा आदमी जो गुम हो गया परिवार के साथ और पुलिस को ना मिले, गुजरात की पुलिस को ना मिले, अगर गुजरात से बाहर है तो भारत की पुलिस को ना मिले, हो सकता है ऐसा। और इसीलिए हुआ कि और चलो माना कि रख रखाव का काम जो है या कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दिया हो, लेकिन इससे जो सरकार है उसकी जिम्मेवारी तो खत्म नहीं होती, या प्रशासन है उसकी भी जिम्मेवारी तो खत्म नहीं होती ना। खत्म नहीं होती, लेकिन ये जो चुनाव आ गया और ये सब हुआ, जी चुनाव आया और ये पुल टूटा, जी इसलिए जयसुख पटेल को गिरफ्तार नहीं कर सकते ये लोग। वो इसीलिए कि वो जो कम्युनिटी से आते हैं, कड़वा पाटीदार, मोरबी के अंदर उनका वोट शेयरिंग बहुत ज्यादा है। अगर उसको गिरफ्तार करते हैं, उसको आरोपी बनाते हैं, तो हो सकता है कि वहां मोरबी में बीजेपी को नुकसान हो। मेन बात यह है कि हार्दिक पटेल जो कि अभी बीजेपी में है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव मोरबी और टंकारा क्षेत्र में रहे हैं। जब वो आंदोलन उन्होंने शुरू किया, उसके ऊपर केस हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई, वो सबसे पहले मोरबी और टंकारा क्षेत्र में ही हुआ। ज्ञाति गणित जो है कड़वा पाटीदार और लेवा पाटीदार, वो मोरबी में बहुत अहम भूमिका निभाता है। आपने जैसे बताया कि उनकी सरकारी जिम्मेवारी क्यों नहीं बनती, बनती है, जरूर बनती है, लेकिन अभी हमारी जिम्मेवारी नहीं है और एवा कंपनी की भी जिम्मेवारी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर ने जिसके बनाया उसकी है। ये गोल मटोल बातें हो, लोग समझते हैं, समझते हैं अभी लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये चुनाव जाने दीजिए, देखिए फिर उसके ऊपर क्या एक्शन होता है, कैसे उसको लेते हैं, कैसे उसको सामने से हाजिर करते हैं। चुनाव की बात है सिर्फ। बाकी ये जो दुर्घटना है वो ना हुई होती तो बात कुछ और थी। कम से कम मोरबी के लिहाज से तो हो सकता है काम चेहरा तो कुछ और ही होता, ना मिली होती। जी बिल्कुल, ब्रिजेश मिर्जा को ही रिपीट किया होता। और ये भी लोग मानते हैं कि जैसे और मंत्रियों को घर पे बिठा दिया, ऐसे अगर मोरबी की दुर्घटना ना होती तो भी ब्रिजेश मिर्जा को तो घर पे ही बैठना था। जी कांति अमृतिया, क्योंकि भाजपा रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि अभी
सभी विपक्षों की भी बात करें, भले ही आम आदमी पार्टी कई अधिक मुद्दे लेकर आती है, लेकिन कोरोना का जो मुद्दा है वो कहीं साइड में नजर आने लगा है। यानी भाजपा ये नहीं चाहती थी कि जैसे विजय रूपानी है या नितिन पटेल है या और भी बड़े चेहरे, वो मंत्रिमंडल वाले, अगर वो सामने आ गए और कोरोना का मुद्दा निकला तो क्या होगा। यानी इसीलिए शायद बीजेपी ने भी सेफ कार्ड खेलना पसंद किया। देखिए, बीजेपी की यही तो मेन बात है। अगर कोई ऐसा मुद्दा गर्मा जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो उसको, वो मुद्दे को कैसे डाइवर्ट करना है वो मैनेज कर लेता है उससे अच्छे तरीके से। और कोई बिल्कुल, अगर लोगों को परिवर्तन चाहिए तो हम ही परिवर्तन दे देते हैं उम्मीदवारों की सूची में, ये बीजेपी ने बताया। नाम पर वो मुद्दे को भुला देते हैं। जो असली मुद्दा होता है वो परिवर्तन के नाम पर कैसे भुलाना है और नए मुद्दे को कैसे भुनाना है, वो बीजेपी से अच्छा तो और कौन जान सकता है। और परिवर्तन का मुद्दा भी काम ना आए तब बताया जाता है कि गुजरात तो प्रयोगशाला है, यहाँ प्रयोग सक्सेस हुआ तो और राज्यों में भी देखने को मिलेगा। हाँ, गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात में हम रहते हैं, किसी को नहीं पता है गुजरात मॉडल क्या है। हम तो पहले रहते थे, लेकिन अभी तो नया नारा भी आया है कि ये गुजरात मैंने बनाया है। ये बात, ये नरेंद्र मोदी की और उसकी टीम जो है, उसकी खास बात ये है, हर चुनाव में आप देख लीजिए, हर चुनाव में कोई न कोई एक ऐसे सूत्र को जो वो लेके आते हैं जो लोगों को लगता है कि ये अपना सूत्र है। और हर एक लोग ऐसे बोल सकते हैं। मैं आज बोलूं कि गुजरात मैंने बनाया है, आप भी बोल सकती है गुजरात मैंने, और उसमें बुरी बात क्या है? नरेंद्र मोदी ये नहीं बोलते, जैसे कि आया था कि मैं हूं विकास, मैं हूं चौकीदार, वो उसने ऐसा नहीं किया कि ये गुजरात मैंने बनाया है। उन्होंने ये सूत्र लोगों के पास से बुलवाया, लोगों के हाथ खड़े करवाए और बुलवाया कि ये गुजरात मैंने बनाया है। तो हर एक लोगों को मतलब ये है कि जोड़ा उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग अगर एक बार भी उत्साह में बोले कि ये गुजरात मैंने बनाया है तो गुजरात के लिए कुछ खराब नहीं बोलेंगे, ऐसा ही बताएंगे कि गुजरात जो है वो सबसे ऊपर है। हाँ, जैसे वो बात आई थी चौकीदार चोर है, तो हर एक ने लिख दिया चौकीदार चोर है, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, हर एक आदमी चौकीदार बन गया था। जी बिल्कुल, ये गुजरात मैंने बनाया है, ये बात भले वो ना बोले, लेकिन सबको पता है कि वो खास तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कही है कि ये गुजरात मैंने बनाया है, बाहर से कोई नहीं आया है। बाहर से कोई आ कैसे सकता है गुजरात में? गुजरात को बनाने में हम सब ने बनाया है, बाहर के कोई आदमी ने नहीं बनाया है। ये बात कहीं ना कहीं कनेक्ट हो, इसीलिए उन्होंने ये सूत्र दिया कि ये गुजरात मैंने बनाया है और हाथों हाथ लिया। यही तो खासियत है कि वो, और ये नारा से ज्यादा ये लाल आंख दिखती है कि ये गुजरात मैंने बनाया है, किसकी ताकत है घुस के दिखाई। वही बात है कि वो ऐसा किसकी ताकत है गुजरात में घुस के दिखाइए, वो बोलने से तो वो बदनाम हो जाएगी। लेकिन जो राजनीति में तो शब्दों का ही खेल है। हाँ, पॉजिटिवली ले, हर एक लोग पॉजिटिवली ले। जैसे मैं चौकीदार, अभी मैं सीए हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं डॉक्टर हूं, हर एक लोग, बीजेपी की डॉक्टर टीम जो होती है, हर एक व्यवसायी की उसकी टीम होती है, डॉक्टर सेल है, ये सेल है, वो सेल है ना। हर एक जो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने भी, मैं भी एक चौकीदार ऐसा लिख दिया। अब बताइए जी, और बात तो यही आ गई कि राष्ट्र या देश के लिए कौन चौकीदार नहीं बनेगा सुरक्षा करने के लिए। देश के लिए हर एक चौकीदार बनना, वही तो बात है नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की खास बात यह है कि वो कोई सूत्र ऐसा बनाते हैं, कोई बात ऐसी लाते हैं जो लोगों से कनेक्ट होती है। जी, लोगों से कनेक्ट होती है और शायद कांग्रेस उसी में थाप खा जाती है। जैसे विकास की बात है तो कांग्रेस लाई थी कि विकास तो पागल हो गया है, चौकीदार के सामने कांग्रेस लेकर आई कि चौकीदार चोर है। यानी वो खुद के नारे भूल जाती है कांग्रेस बनाना, लेकिन बीजेपी को ही टैकल करती रहती है। लेकिन वो जो पिछली गलतियां थी कांग्रेस की, उसी से उसने इस बार सीखा। जी, खामोश रहिए और अपने विस्तार में सभी को काम करने भेजिए। मोदी पर वार नहीं किया, नहीं किया नरेंद्र मोदी पर। उनको पता है कि नरेंद्र मोदी को कुछ भी कहेंगे, लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ी है। जी, लेकिन कांग्रेस ने ये भी एक स्मार्ट तरीका अपनाया कि भारत जोड़ो यात्रा को, इलेक्शन था वो दोनों राज्यों से दूर रखा, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चलो हिमाचल प्रदेश तो काफी दूर है, गुजरात की बात करें, गुजरात भी आ सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना लगे कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मत बटोरने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, इसीलिए उसे गुजरात से भी दूर रखा। और उनको पता है कि गुजरात से
देखिए, राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा के तहत गुजरात में आते तो उन्हें नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो कुछ ना कुछ बोलना ही है, और वो बोलेंगे। लोगों, कांग्रेस को भी पता है कि जब बाजी बिगड़ती है तो शीर्षस्थ जो नेता है वही बिगाड़ते हैं। जैसे सोनिया गांधी ने कहा था, खून का सौदागर, जी, बाजी बिगड़ गई थी। नरेंद्र मोदी के लिए ही उसने कहा था, ये तो चौकीदार चोर है। शीर्षस्थ जो नेतागिरी है उसने ही कहा था। जी। अच्छा, वो जो शीर्षस्थ नेतागिरी है कांग्रेस की, वो जो बोलेगी, एक भी गलती करेगी, उनको पता है कि बीजेपी यही चीज पकड़ लेगी। जी बिल्कुल। और वहीं पर वो हारते हैं या मार खाते हैं। इसलिए जानबूझकर राहुल गांधी की रैली, हालांकि सुना है कि वो 2-3 चुनावी सभाओं में आने वाले हैं राहुल गांधी। जी, यानी आएंगे और अपना दायित्व निभा जाएंगे। देखिएगा दायित्व, क्योंकि अच्छा, वो इसीलिए भी आएंगे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो उम्मीदवार है, उनको भी तो ये लगना चाहिए कि हमारे स्टार प्रचारक आए हैं। कौन है कांग्रेस के पास स्टार प्रचारक? कौन है? जी, या राहुल गांधी की सीधी नजर है तो उत्साह बढ़ाने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा। ये अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने बीड़ा संभाल लिया था कांग्रेस का, लेकिन गुजरात के लिए तो शायद राहुल गांधी है। हाँ। और भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने साउथ से शुरू की है, उनको पता है कि साउथ के अंदर उसकी थोड़ी बहुत पैठ है, जी है। और 2024 के लिए अगर बीजेपी को टक्कर देनी है तो साउथ को अपने अंडर करना होगा। जी, क्योंकि अभी तक देखा गया कि साउथ के अंदर जो वहाँ की स्थानीय पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टी है, आज तक उनका ही दबदबा रहा है। चाहे साउथ में ले लो, चाहे पश्चिम बंगाल में ले लो, वहाँ जो सेंट्रल के अंदर जो गवर्नमेंट होती है, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, वहाँ कभी पैठ नहीं मार पाई। जी बिल्कुल। स्थानीय जो पार्टियां है उनको तोड़ने के लिए, जी बिल्कुल, उन्होंने वहां से प्रवासी अब शुरू किया अपना। गुजरात में जानबूझकर इसीलिए नहीं आए। जी, तो बीजेपी ये भी कह सकती है कि कांग्रेस ने गुजरात को भाजपा के भरोसे छोड़ दिया, भगवान के भरोसे नहीं, भाजपा के भरोसे छोड़ दिया, इसलिए तो नहीं आ रहे राहुल गांधी। जी, शीर्षस्थ कोई, ज्यादातर नेता नहीं आए कांग्रेस। और भाजपा जानती है कि कब किस मुद्दे को किस स्वरूप में ढाल देना। जी बिल्कुल। अब पहले चरण के लिए तो नामांकन की आज तक की तारीख थी, अब 17 नवंबर को ही पिक्चर क्लियर होगा कि कितने जो उम्मीदवारी के नामांकन फॉर्म है कितने सिलेक्ट होते हैं और विड्रॉहल कितने आते हैं, या कुछ नामांकन पत्र कैंसिल भी होते हैं क्या। प्रदीप, अगर बात करें कुछ प्रदीप सिंह जाडेजा की या नितिन पटेल की बात कर ले, या फिर हम बड़े नेताओं की बात कर ले, तो बीजेपी ने उसको ऐसे हैंडल कर दिया कि उनको खुद को ही चुनाव में अभी नहीं उतरना है, यानी एक मास्टर स्ट्रोक इसे कह सकते हैं हम। जी जरूर, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। और अच्छा, ये देखिए, अब कमाल की बात है कि भारत के इतिहास के अंदर कोई भी स्टेट की पूरी गवर्नमेंट बदल डाली। जी, 1-2 आदमी या 3-4 आदमी की गलती की वजह से या कोई कांड किए होंगे जो भी बाहर नहीं आए, पूरी गवर्नमेंट बदल डाली। जी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल, किसी ने चूक चाह तक नहीं की। जितने भी मतलब कि मुख्यमंत्री से लेके बिठाए, होम मिनिस्टर से लेके, फाइनेंस मिनिस्टर से लेके, शिक्षा मंत्री से, हर एक नया फ्रेश, और किसी ने भी उसका विरोध उस समय नहीं किया था। जी, और आज वही जो पिछले मंत्रिमंडल के अंदर थे या एमएलए थे, वो देखिए अब भाग के काम कर रहे हैं। जी, ये तो बीजेपी की खासियत है। जी, बीजेपी के कमांड जो है बिल्कुल वही सर्वस्व है, वही पावरफुल है। कांग्रेस के, और इसीलिए शायद ये भाजपा का मैजिक कहलाता है कि अगर कांग्रेस में जिस उम्मीदवार पर कई दाग धब्बे हो, वो भाजपा में आके दाग धब्बे नहीं रह जाते। वो भी एक मैजिक है। एक मैजिक ये भी है कि अगर किसी को निकालना है तो फिर हाथ में एक ऐसी जो मतलब दिखाई ना दे लठ, उसे भी रखो ताकि वो भी सीधे ही जले। ठीक है, आप पंकज जी जुड़े हमारे साथ, शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे सह और मात में पहले चरण की। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण की जो 89 सीट है उस बारे में, और जो चर्चित चेहरे उस बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखना तो यही रहा कि कौन किसे सह और मात दे जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।